the main idea for this class is to aware you about the DIMS lecture and how to approach the DIMS lecture। तो मैंने अभी तक जो मेरा पर्पस था, जो मेरा एम था लेक्चर्स लेने का, डिम्स लेक्चर्स लेने का, वो अप्रोच ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट हो। लेकिन जैसे लास्ट ईयर का अभी थियरी एग्जाम गया है, तो मैंने ये देखा है कि जो जो एग्जाम गोइंग स्टूडेंट थे वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पा रहे। ठीक है, यानी जितना बेनिफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का एग्जाम काफी बेकार गया है। लेकिन मैंने यही सब देखते हुए स्टूडेंट्स से बात की और क्या उनके जो स्टडीज हैं उसमें लूप होल्स आए हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें डिम्स लेक्चर्स का। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो हाउ टू स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, शुरुआत से जो फर्स्ट ईयर है, जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, सबके लिए ये अप्रोच काम करेगी। आप मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे पैरा मेडिकल फील्ड से हैं, किसी भी फील्ड से एमबीबीएस के हैं, हर किसी के लिए अप्रोच काम करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो 3 इयर्स दिए जाते हैं पीजी के लिए, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप क्या कर सकें, कंटिन्यू स्टडी कर सकें। कंटिन्यू स्टडी का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्टिव 2 to 3 आवर्स भी डेली देते हैं तो एट द एंड बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है, अगर आप एग्जामिनेशन को देखेंगे, कि आपको समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। और उस टाइम पे हम समझ ही नहीं पाते हैं तो हमें रटना पड़ता है, और जितना रटेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, भूलेंगे। तो रटना भूलना ये साइकिल चलते रहती है और एट द एंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा रटते हैं तो इतना ज्यादा रिकॉल भी नहीं हो पाता, तो रिकॉल वैल्यू बहुत कम है ऐसे में। तो यहाँ पे आपने अप्रोच क्या रखनी है ताकि बर्डन ना हो आपको एग्जाम से जस्ट पहले, कि इतनी सारी पढ़ाई है, एकदम एग्जाम के 2-3 महीने पहले कैसे कंप्लीट करें। एक तो आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। अप्रोच से भी पहले मैं ये कहना चाहूंगा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द थिंग दैट इज लैकिंग इन मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स। कि कुछ दिन तो ऐसे हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि दशरथ मांझी की तरह, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। लेकिन कुछ दिन ऐसा हुआ कि हाँ 3 दिन अब मेहनत कर ली है और अगले 3 दिन ऐसे ही चले गए बिना पढ़े। तो आपने क्या करना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पता है कि मेरे प्रोडक्टिव आवर्स ही हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम कंटिन्यू डिसिप्लिन क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं। जो 3 साल हैं वो 3 साल हम कंटिन्यू डिसिप्लिन 2-3-4 दिन को छोड़ दें जिसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस रहता है टाइम का, लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम डिसिप्लिन क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ये हम पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग की बहुत दिक्कत रहती है, कि चीजें समझ ही नहीं आती। कि किसी से बोल दिया ये पढ़ के आओ, दूसरे से बोल दिया ये पढ़ के आओ, मतलब हर कोई यही बोल रहा है ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि पढ़ें कैसे। मेन अंडरस्टैंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को तो मेन अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें तो कुछ ऐसा आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें लेजीनेस ज्यादा से ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम स्टूडेंट को लेजीनेस। और हम क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हम किससे कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, तो स्क्रीन एक्सपोजर से लेजीनेस और बढ़ती है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी उससे कम हो रही है। तो एक तो लेजीनेस हो गया है, इसको कैसे दूर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएंगे, इसको सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि ओवरऑल हमें आइडिया लग पाए कि हम चीजों को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, इसके बाद और क्या, फैमिली में कई फैमिली में इशू होते हैं, कई लोगों की शादियां हो जाती हैं, फैमिली में कुछ झगड़ा वगैरह चलता रहता है, या और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी कई लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती। मैंने 2-4 स्टूडेंट से बात की है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं घर घर में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो ये सब फैमिली इश्यूज होता है। इसके बीच में भी हम कैसे अपने आप को, अपनी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट में स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना रहता है कि हाँ फर्स्ट ईयर में हैं आप तो 10 काम रहते हैं, 10 लोग दे देते हैं ये काम करो ये काम करो फलाना करो ढिकाना करो, ये 10 लोगों के 10 काम करने में इतना टाइम निकल जाता है, और ऊपर से सब डांटते भी रहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तुम पढ़ के भी नहीं है फलाना ढिकाना, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो उस स्ट्रेस में कहीं ना कहीं हमारा डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम उस डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे मेंटेन करें, ये सब चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है डिम्स लेक्चर। ठीक है, अब डिम्स लेक्चर तो मैंने बना दिए कि नहीं डिम्स लेक्चर हैं, इसको आपने पढ़ना है समझना है,
और उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। लेकिन अब जैसे जो मैंने ऐप बनाया है डेम्स लेक्चर्स का, उसमें भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जितना उससे आउटकम आना चाहिए, जितना बेनिफिट आना चाहिए, वो बेनिफिट नहीं आ रहा। अब वो बेनिफिट क्यों नहीं आ पा रहा है, मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की है, कुछ स्टूडेंट से बात की है कि इसमें आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और उन्होंने क्या गलती की है जिसको आप सुधार कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें मैंने जितने भी उनके प्रॉब्लम्स थे, जितनी भी उनके इश्यूज थे लेक्चर्स को लेके या पढ़ाई को लेके एग्जाम से पहले, यानी ओवरऑल प्री पीजी प्रिपरेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको, उन सबको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो 5 पॉइंट में कैटेगराइज कर सकता हूं। और वो 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है पैसिव स्टडी। पैसिव स्टडी सच टाइप ऑफ स्टडी कि आप लेक्चर देख रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम रही है। क्या प्रॉब्लम रही, उनको नहीं लगी हालांकि प्रॉब्लम, लेकिन मैंने जब बात की है तो मुझे पता चला है कि नहीं, वो जब कर रहे हैं तब वो पैसिव स्टडी कर रहे हैं। क्या मतलब होता है पैसिव स्टडी का, लोग एफर्ट नहीं देना चाह रहे हैं। एफर्ट का मतलब क्या है, एफर्ट का मतलब ये है कि इवन स्टूडेंट्स क्या हैं, लाइव क्लास नहीं अटेंड करना चाह रहे हैं। मैंने देखा है कि लाइव क्लास में स्टूडेंट 2-4 स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं, अपना एफर्ट नहीं दे रहे हैं कि नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे घर शिफ्ट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस आर में मैं मार्केट चली गई थी। अगर आप थोड़ा एफर्ट नहीं देंगे ना किसी चीज के लिए, तो वो आपके दिमाग में घुसेगी नहीं, वो आपके दिमाग में आएगी। ये तो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, चलो एक लेक्चर आपने मिस कर दिया, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे क्योंकि आपके पास पता है आपको कि आपके पास बैकअप प्लान है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन मैं उस एफर्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं किस एफर्ट की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे एफर्ट की बात कर रहा हूं जो आपको, चाहे आप लाइव क्लास अटेंड करें, चाहे आप लेक्चर अटेंड करें, उससे पहले आपको कुछ एफर्ट देना है। वो लेक्चर सुनते सुनते कुछ एफर्ट देना है। वो क्या एफर्ट देना है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अपने आप को पैसिवली, जो मैं बता रहा हूं लेक्चर में, वो लेक्चर आपने केवल नहीं सुनना है कि हाँ लेक्चर सुन लिया, जो बता रहे हैं वो दिमाग में चला गया है, अब जैसे चला गया है वैसे बाहर भी आ जाएगा। अगर आप अपना एफर्ट नहीं दोगे, उसमें अपनी थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व करोगे, उसमें अगर आप कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे ना उसके साथ, जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं वो तो मेरी क्रिएटिविटी है, वो तो मेरी थिंकिंग है, लेकिन उस थिंकिंग को अगर आप अपनी थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। एट द एंड आपको वही होगा कि रिकॉल में प्रॉब्लम है, मेमोरी में प्रॉब्लम है, आपको चीजें समझ तो आ गई हैं लेकिन याद नहीं आ रही हैं। तो अगर समझ आ जाए, आपको याद ना आए तो क्या फायदा है ऐसी लर्निंग। आपको अल्टीमेटली एग्जाम में तो लिखना है ना, आपके दिमाग में क्या है, कितना आप याद कर पा रहे हैं, आप उसी को एग्जाम में रेसिप्रोकेट कर सकते हो ना। आई बात समझ में। तो एक तो हो गई पैसिव स्टडी, हम इसको भी देखेंगे कैसे हमने इसको दूर करना है पैसिव स्टडी को। उसके बाद दूसरा है फोकस एंड कंसंट्रेशन। मैक्सिमम फोकस एंड कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रही है मैक्सिमम स्टूडेंट को। अब क्या फोकस एंड कंसंट्रेशन, हमारे अराउंड में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमको डिस्ट्रैक्ट करने की साजिश करे। हर एक सोशल मीडिया, पहले यूट्यूब पे बड़ी बड़ी वीडियो चलती थी, अब छोटी छोटी चलने लगी हैं, अब शॉर्ट्स का जमाना आ गया है। तो वो कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे दिमाग में हमारा डिस्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। दिस इज डिस्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस, जो हम नोइंगली नहीं कर रहे हैं, हम अननोइंगली डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर फोकस एंड कंसंट्रेशन तो कंप्रोमाइज होगा ही होगा ना वहां पे। तो हमने करना क्या है, जो प्रोडक्टिव आवर्स की मैंने बात की है आप लोगों से, कि आपने फाउंड आउट, क्योंकि हर किसी का प्रोडक्टिव आवर्स अलग होते हैं। किसी को रात में 2 घंटे पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप पूरा दिन पढ़िए, आप पूरी रात पढ़िए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपने अपने प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है कि मैं फ्री रहती हूँ या मैं फ्री रहता हूँ रात के ये 2 घंटे में। अब 2 घंटे निकालिए रोज डेली। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ कि थर्ड ईयर भी 2 घंटे बस निकालना है काम हो जाएगा। उनके लिए कम से कम ये, अगर फर्स्ट ईयर है 2 घंटे निकाल लो, सेकंड ईयर है 4 घंटे निकाल लो, थर्ड ईयर है बस 6 घंटे निकाल लो। अगर आप 24 घंटे में, अगर थर्ड ईयर होके भी अगर आप 24 घंटे में 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एट द एंड आप लोगों को रटना पड़ेगा। ये बात, ये लिखित में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। और जो चीज रटनी पड़ रही है वो आपके किसी काम की नहीं है, ये आप लोग याद रखना।
क्यों काम की नहीं है? आप उस चीज को रेसिप्रोकेट ही नहीं कर पाओगे, ना तो ओपीडी में, ना अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और अगर आप चीज को रट रहे हैं तो आपको भी पता है आप उसे भूलेंगे जरूर। और अगर आप भूल गए, आपने उसे पढ़ने में 2 घंटा लगाया, मान लिया आप भूल गए, फिर से आप 2 घंटा लगा रहे हैं, तो वो तो टाइम वेस्टेज हो गया ना, आपका 2 घंटा वेस्टेज हुआ कि नहीं हुआ? जो आप 2 घंटे में पढ़े, भूल गए, फिर 2 घंटे में पढ़े, तो वो तो वेस्टेज हो गया। तो ऐसे रटने का क्या फायदा है, मुझे बताओ, जिससे ना तो आपकी क्लिनिकल नॉलेज स्ट्रांग हो रही है, ना आप ओपीडी में उसे रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। तो ऐसी नॉलेज का क्या फायदा है, ऐसे रटने का क्या फायदा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो फर्स्ट ईयर है वो कम से कम 2 घंटे दें, लेकिन वो 2 घंटे में ऐसा डिसाइड करना है आप लोगों ने, आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर होने चाहिए पूरे 24 घंटे में। वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स कौन कौन से। ठीक है, वो रात के 2 घंटे भी हो सकते हैं, सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं। कई लोग सुबह उठना पसंद करते हैं 4 से 6, कई लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं 10 से 12 या 12 से 2। तो आप अपना प्रोडक्टिव, लेकिन वो प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब क्या? प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब ये है कि उस टाइम पे आपका डिस्ट्रैक्शन जीरो है। जीरो है कहने का मतलब, ना तो आपके पास मोबाइल है, ना कोई एक्सटर्नल ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो 2 घंटे में आपने करना क्या है? मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना। हाँ, मुझे पता है कि कई लोगों को नेट की जरूरत पड़ती है, तो आप ऐसा नेट का सोर्स यूज करें जहां पे कोई नोटिफिकेशन ना आती हो। जैसे लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आईपैड यूज कर सकते हैं, जहां पे आपके व्हाट्सएप और ये सब ना हो। क्योंकि अगर आपके पास व्हाट्सएप रहता है, कोई भी नोटिफिकेशन वाला अगर आपके पास प्लेटफॉर्म रहता है, तो वो आपके पास जैसी नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करवा रही है। डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं, प्रैक्टिस करवा रही है आपसे अननोइंगली। तो अगर वो प्रैक्टिस बार बार होगी, तो आप देखो आपके लेवल कितना होगा, जाके एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डिस्ट्रैक्शन का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन और फोकस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उतना कम फोकस। तो अगर आप पूरे दिन में नहीं, अगर आप फोकस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उन 2 आवर्स में, 3 आवर्स में, 4 आवर्स में प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हो। और ट्रस्ट में, आप लोग अगर ऐसा कर लेंगे ना, तो आपकी क्लिनिकल स्किल 10 टाइम्स हो जाएगी जितनी अभी है। आप लोग ये 1 महीना प्रैक्टिस करके तो देखो। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो 1 महीने में ही आपको रिजल्ट निकलेगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये फोकस एंड कंसंट्रेशन का हो गया। उसके बाद और एक जो प्रॉब्लम है वो है पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं होती है। अब देखो, आपको पता है कि हाँ पढ़ना है बस, लेकिन आप कौन सा पार्ट, कौन सा लेक्चर, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि आपके लैपटॉप में कई सारी चीजें हैं, कई सारे उसमें फाइल्स हैं, मैं कोई एक फाइल निकालने के लिए बोलूं कि हाँ ये ढूंढो, तो अगर हैफाजार्डली पढ़ी है तो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? मान लिया सब डाउनलोड्स में पढ़ी है कि हाँ जितनी भी फाइल्स आपने डाउनलोड की थी, जितनी भी फाइल्स आपने पीपीटी बनाई थी, सब उसी में ही है। अगर मैं कोई एक पीपीटी या कोई एक पीडीएफ बोलूं निकालने के लिए, आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। सिमिलर होता है, यही सेम होता है हमारे ब्रेन। अगर आप चीजों को इस चीजों की स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं ना, तो एट द एंड क्या होगा? वहां पे आपके ब्रेन को चीजों को रिट्रीव, आप हैफाजार्डली पढ़ रहे हैं, किसी ने बोला ये पढ़ लिया, किसी ने बोला ये पढ़ लिया, किसी ने बोला ये पढ़ लिया, तो वो सब कुछ हैफाजार्डली हो गया कि नहीं हो गया? आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपने प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बनाया, आपने प्रॉपर वे में उसे, ऑर्डर वे में, प्रॉपर से ज्यादा मैं ऑर्डर्ड वे में बोलूंगा, आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेटिना पढ़ रहे हैं, तो पहले वेस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, फिर मैकुलर डिसऑर्डर हो गया, फिर आरडी हो गया। ये एक सीक्वेंशियल मैनर में है, तो आपका पूरा आरडी एक फोल्डर बन गया। आरडी में भी कि वेस्कुलर डिसऑर्डर है उसका अलग फोल्डर बन गया, तो अब ब्रेन को रिट्रीव करने में बहुत आसानी। सिमिलरली मैंने बताया कि अगर आपके लैपटॉप में इतना सारे चीजें एक ही जगह भरी पड़ी हैं, तो रिट्रीव करने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी? यही सेम प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को रिकॉल करने। मैक्सिमम स्टूडेंट को पढ़ते सब हैं, हालांकि जो अच्छे नंबर नहीं लाते वो ज्यादा पढ़ते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है? रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू उनकी कम होती है। और जो एग्जाम है, मैं कई बार बोला हूँ, एग्जाम इज नथिंग बट द गेम ऑफ टाइम। अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो चीज याद आ रही है, तब तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मान लीजिए 20 मिनट में 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है,
उन 20 मिनट्स में अगर सारे पॉइंट याद आ रहे हैं तब तो वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं, फिर तो वो वेस्ट है आपका पढ़ाई। ठीक है, तो आपने उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है कि ये चीज इतनी पढ़नी है, इतने टाइम पढ़नी है और इस ऑर्डर में पढ़। ठीक है, वो हैफाजट देखो आपके हॉस्पिटल में सब लोग बोलेंगे 10 चीजें बोलेंगे कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ के सुनाओ ये बताओ, लेकिन वो जो स्टडी आपने करनी है वो उन 2 प्रोडक्टिव आवर्स में नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताया। वो 2 प्रोडक्टिव आवर्स आपके सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सीक्वेंस वाइज कहने का मतलब आपने रेटिना शुरू किया है तो आप रेटिना को सीक्वेंसली मेरे लेक्चर देखो। अब वो लेक्चर देख के आपने कैसे अपने दिमाग में थिंकिंग डेवलप करनी है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आपने सीखो फर्स्ट लेक्चर से शुरू करो, लेक्चर 1 2 3 4 वो, लेकिन केवल वो 2 आवर्स में करो जो आपको लगते हैं ये प्रोडक्टिव आवर्स है, उन्हीं 2 आवर्स में आप करो जितना, लेकिन वहां पे डिस्ट्रैक्शन आपका 0 होना चाहिए। 0% डिस्ट्रैक्शन अगर है तो आप मैक्सिमम वहां पे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपने स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो अदर प्रॉब्लम मेरे को मिली है दैट इज द रिवीजन। रिवीजन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे पास सिलेबस ही इतना बड़ा है कि आप पढ़ते 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 3 साल निकल जाते हैं, रिवाइज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अब पढ़ते पढ़ते इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि हम रटते हैं, रटेंगे दोबारा पढ़ेंगे फिर भूलेंगे फिर रटेंगे तो ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम होता जाता है। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्टिव आवर्स डिफाइन कर लेते हैं तो आप अगर उसी टाइम पे वो चीज अगर बार बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको मॉर्निंग में या अगले दिन में बताऊंगा कैसे रिवीजन शेड्यूल बनाना है आप लोगों ने, उसकी मैं एक अलग से क्लास लूंगा, पूरा प्रॉपर वे में मैं बताऊंगा कि ये रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। रिवीजन, लेकिन ये चीज याद रहे आप लोगों को, रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल वैल्यू। रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल वैल्यू। आपने कितना भी पढ़ लिया है, कितना भी समझ लिया है, रिवाइज नहीं किया तो रिकॉल नहीं, रिवाइज नहीं किया तो रिकॉल नहीं। ठीक है, तो रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल, रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल। अगर एग्जाम में आप रिकॉल, आप चाहते हैं कि रिकॉल ज्यादा हो तो रिवीजन ज्यादा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा है एग्जाम में रिकॉल। तो ये 4 पॉइंट हो गए। पैसिव स्टडी को हमें रिमूव करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा। फोकस कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करना है, अपने आप नहीं आएगा। और एकदम से चाहो कि नहीं पूरा जितना भी पूरा दिन है पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर से 2 घंटे फोकस एंड कंसंट्रेशन प्रैक्टिस किया, फिर आप सेकंड ईयर 4 घंटे फोकस एंड कंसंट्रेशन, अब 2 घंटे तो ऑलरेडी है, धीरे 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 करके 4 घंटे करो सेकंड ईयर में, उसके बाद थर्ड ईयर में 6 घंटे अपने आप हो जाएंगे। और कहाँ सिलेबस खत्म हो गया, कहाँ उसका रिवीजन भी हो गया, एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ आप लोगों से। ठीक है, तो ये होगा स्ट्रेटजी, हो गया रिवीजन शेड्यूल। और लास्ट में जो मोस्ट कॉमन आता है, जो अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम रही, अधिकतर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, यार इसे आज नहीं कल पढ़े, कल फिर कुछ आ जाता है, आज ये काम कर लेते हैं, या यहाँ पे ये जरूरी है वो काम कर लेते हैं फिर पढ़ लेते। तो आपको इसीलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आपकी भी दिक्कत नहीं है, आपको या तो चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं या फिर आपको मजा नहीं आ रहा होता पढ़ने में, यही 2 चीजें हैं जिसकी वजह से आप पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि आज का काम कल पे टालते हैं। तो ये अधिकतर स्टूडेंट्स की रही है। मैंने बताया ना कि जो कंसिस्टेंसी, जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए शुरू फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है। हर डे बाय डे आपको बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, मान लिया पूरे दिन है, लेकिन वो 2 घंटे आप अपना क्लियर करके रखो कि ये 2 घंटे में मुझे कुछ नहीं करना है। सबको बता के रखो घर में, पूरे परिवार में, ये 2 घंटे में एकदम बिजी हूँ, पूरा लॉक कर लो बाहर अंदर से। और उन 2 घंटे में कोई भी बुलाए, कितनी भी इमरजेंसी है, आपने डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस ही नहीं करना है। उन 2 घंटे आपने केवल फोकस एंड कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करना। आई बात समझ में? तो अगर आप ऐसा करते हैं, फोकस कंसंट्रेशन अगर आप प्रैक्टिस करने लग गए, तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग अगर बेटर हो गई ना, तो फिर वो चीज आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। और मजा आने लगेगा तो अपने आप ही, जैसे रिचुअल होता है ना, कोई पूजा करता है, तो अब उसने क्या कर दिया है, ये कंटिन्यू रोज डेली पूजा कर रहा है। अब उसे मोटिवेट नहीं करना है अपने आप को कि नहीं यार आज पूजा करनी है, आज ये करना है, ना प्रोक्रेस्टिनेट करेगा वो एक वो उसकी हैबिट बन गई है पूजा करने की। सेम आपको वो 2 घंटे में आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी। नहीं, अब क्या होगा, 1 साल अगर आपने 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया ना वो प्रोडक्टिव आवर्स में, अब आप अगर नहीं पढ़ेंगे ना उन 2 घंटे में, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
अगर आप उन 2 घंटे नहीं पढ़ोगे ना जो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आ रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कुछ खाली खाली सा है। तब आप लोग ये ध्यान देना कि हाँ, अब आपका मन लगने लग गया है स्टडी में, तब आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, अपने आप प्रोक्रेस्टिनेट रिमूव। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हो गए हैं जो मैक्सिमम प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स की। हमें इन्हीं 5 पॉइंट को रिमूव करना है। एक पैसिव स्टडी को कैसे करेंगे वो बताता हूँ, फोकस एंड कंसंट्रेशन को, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाना है, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रिमूव करना। ठीक है, ये 5 पॉइंट पे हम ध्यान दें। तो अब ये सारे 5 के 5 पॉइंट का जो वो है सॉल्यूशन, वो क्या है, वही डिम्स लेक्चर। ठीक है, हमने क्या करना है, जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर माला में परोना। ठीक है, और एक पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर चीज है जिसके अराउंड में हमें ये सब देखना, तो वो एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट क्या है, डिम्स लेक्चर। ठीक है, तो आपको कैसे डिम्स लेक्चर को बेस्ट वे से पढ़ सकते हैं, देखते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी को हम बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो मैं 2 चीज आप लोगों को अभी तक बताई, एक तो डिसिप्लिन, वो भी मैंने बताया कैसे अपने मेंटेन करना है, दूसरा स्ट्रेटजी कि आपने चीजों को कैसे ऑर्डर्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये सब चीजें कंक्लूड होंगी कहाँ पे आके, डिम्स लेक्चर्स। ठीक है, आपने करना क्या है, जो भी करना है, चाहे डिसिप्लिन बनाना है चाहे स्ट्रेटजी बनानी है, आपने डिम्स लेक्चर्स देखते हुए बनाना। तो आपके पास 2 चीजें हैं डिम्स ऑफ्थेल्मोलॉजी ऐप में, एक तो है डिम्स लेक्चर्स और एक है नोट्स। ठीक है, तो अब ये लेक्चर्स आपने करने कैसे हैं, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे देखना है, कैसे, जो मैंने आप लोगों को बताया था फोकस एंड कंसंट्रेशन, लेजीनेस को कैसे खत्म करना है। इवन मैंने बताया था स्क्रीन एक्सपोजर से लेजीनेस ज्यादा होता है, तो उसको देख के आप कैसे लेजीनेस हटा सकते हो लेक्चर्स को देखते देखते। तो आपकी जो एक अप्रोच है जो होनी चाहिए हर स्टूडेंट में, वो एक अप्रोच मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को। उस एक अप्रोच की वजह से आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो क्लिनिकल स्किल है ना, वो 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो वो एक अप्रोच देखो क्या है, अगर आपने इसको अपना लिया तो आपकी जो स्टडी की जो वो है प्रोसेस है, वो 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो अब देखो डिम्स लेक्चर और नोट्स को कैसे करना है, इसका मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। एक रूल मैंने बनाया है, दैट इज द डिम्स रूल। क्या डिम्स रूल है, 3:2:1, 3:2:1। क्या है 3:2:1, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए है। ठीक है, लेक्चर, एक लेक्चर को 3 दिन में खत्म करना है, किसने, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट ने, 2 दिन में खत्म करना है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट ने, और 1 दिन में खत्म करना है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 3:2:1 रूल है, 3 दिन में फर्स्ट ईयर, 2 दिन में सेकेंड ईयर और 1 दिन में थर्ड ईयर। तो ये रूल आप लोगों ने अपनाना है। अगर आपने कोई भी जो डिम्स लेक्चर है वो देखना है, अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपने ये रूल को अपनाना है। अब क्या है, ये करना कैसे है, आप लोगों ने जो लेक्चर्स मैं लेता हूँ उन लेक्चर्स को, चाहे आप रिकॉर्डिंग पढ़ें चाहे आप उसका लाइव क्लास देखें, आपने करनी कैसे है वो लाइव क्लास, और वो अटेंड कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो मैं आप लोगों को अप्रोच बता रहा था, वो अप्रोच क्या है, वो अप्रोच ये है वॉचिंग एंड थिंकिंग। पहली अप्रोच है वॉचिंग एंड थिंकिंग, वॉचिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, तो ये वॉचिंग एंड थिंकिंग क्या है, ये फर्स्ट अप्रोच, उसी का ये एक पार्ट है वॉचिंग एंड थिंकिंग। और दूसरा है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट इज वॉचिंग एंड थिंकिंग, जो आपको रिकॉल में हेल्प करेगा। जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो कितना रिकॉल आपको हो पाएगा, वो वॉचिंग एंड थिंकिंग से आएगा। आप कितना लिख पा रहे हैं, टाइम से लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, वो रीडिंग एंड राइटिंग से। तो आपने करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है अपनी स्टडी में, जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, डिम्स लेक्चर्स देख रहे हैं। अब ये जो वॉचिंग एंड थिंकिंग वाला प्रोसेस है, ये कब करना है, और रीडिंग एंड राइटिंग वाला प्रोसेस कब करना है, ये हमने देखना। तो देखो वॉचिंग एंड थिंकिंग वाला जो प्रोसेस है वो आपने एक दिन करना है। एक दिन कहने का मतलब कोई भी डे डिसाइड कर लो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपने उस चीज को पढ़ा और उसको सोचा उसके बारे में कैसे करना है। अब ये जैसे मान लिया जो मैक्सिमम फोकस एंड कंसंट्रेशन रहता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो मैक्सिमम
20 to 30 मिनट्स का ही रहता है। तो आपने करना क्या है, अगर मान लिया कोई वीडियो 2-2.5 घंटे की है, तो आपने पढ़ना कैसे है उस वीडियो को, ताकि आपकी जो स्क्रीन एक्सपोजर है जिससे लेजीनेस बढ़ती है वो लेजीनेस भी कम हो, और आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाए, और आपकी जो मेमोराइजिंग पावर है वो बढ़ जाए। आपने करना क्या है, वो जो डिम्स लेक्चर आप देख रहे हैं, आप हर 20 मिनट्स पे या 25 मिनट्स पे जितना भी आपने देखा है उसको वहीं पे पॉज करो। उसके बाद यहाँ पे ये तो वॉचिंग हो गया, आपने सोचना है, आपने सोचना है कि आपने क्या क्या देखा उसमें। अब देखो, सोचोगे तो जाहिर सी बात है आप भूलोगे, वहां पे पूरा तो याद आएगा नहीं। तो ये जो आप भूल रहे हो, इसका मतलब ये है या तो आपकी कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत है, या नॉर्मल भूलने का जो प्रोसेस है, डिस्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कीवर्ड और हेडिंग्स को भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ईयर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको एक बार में नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी अगले ही दिन एग्जाम तो नहीं है ना, अगर आप भूल रहे हैं इट्स फाइन। लेकिन आपको हेडिंग्स और कीवर्ड याद होने चाहिए। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसमें आपको उसकी जो स्टेजिंग है, उसकी जो ग्रेडिंग है वो पता, ETDRS क्लासिफिकेशन है, उसमें कब माइल्ड बोलोगे, कब मॉडरेट बोलोगे, कब सीवियर बोलोगे, कब PDR बोलोगे, कब NPDR बोलोगे, ये अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने मान लिया 15-20 मिनट में क्लासिफिकेशन देखी, फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, आपको ठीक है डिटेल में नहीं पता है कि किसको कितना फॉलो अप कराएंगे, किसमें क्या करेंगे, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन का मेन पॉइंट ही नहीं पता है कि माइल्ड कब बोलोगे, मॉडरेट कब बोलोगे, सीवियर कब बोलोगे, तो एक तो आपकी ओपीडी में हैम्परिंग होगी कि आप उस पेशेंट को क्या बोलोगे, माइल्ड बोलोगे, मॉडरेट बोलोगे कि सीवियर बोलोगे। तो ये हेडिंग आपको ब्रॉड पता होनी चाहिए। उसके बाद ये तो ब्रॉड, इससे भी ब्रॉड होगा कि हाँ वो PDR है कि NPDR, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। उस अगर ये नहीं पता है तो आप उसको फॉलो अप करा रहे हो, कराओगे या उसको ट्रीट करोगे, फॉलो अप भी कराओगे तो कितने अंतराल पे कराओगे, कितने ड्यूरेशन के बाद फॉलो अप कराओगे। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड होते हैं जो आप को भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अब वो कीवर्ड और जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स तो ब्रॉड हेडिंग पता है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन पे भी NPDR है, PDR है, ये तो हेडिंग, लेकिन उसके अंदर जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड वो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपसे बार बार क्लिनिक्स में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, आपसे जब आपके वार्ड राउंड होते हैं तब पूछे जाते हैं। वो कीवर्ड है जो एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखना ही चाहता है कि ये तो होना ही चाहिए। एग्जामिनर एक एक पॉइंट नहीं पढ़ता है जो आप लिखते हैं, लेकिन वो आपके कीवर्ड जरूर देखता है कि जो कीवर्ड होने चाहिए इस क्वेश्चन में, जो कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने चाहिए वही अगर इंक्लूड नहीं है तो फिर वो आगे नंबर नहीं देगा आप। तो वो कीवर्ड और हेडिंग एट द एंड ऑफ 20 और 25 मिनट जो मैंने बोला है, पूरी अगर 3 घंटे 2 घंटे की जो भी वीडियो है आप 20 मिनट तक देखो, उस ये तो हो गया वॉचिंग, उसको फिर 5-10 मिनट के लिए उसको थिंकिंग प्रोसेस में लाओ कि हाँ वो चीज तुमने क्या क्या देखा उसको रिकॉल करो, ये देखा नहीं, अगर याद आ रहा फिर से चले जाओ, क्या दिक्कत है, फिर से चले जाओ, क्या आप भूल रहे हो, तो इससे होगा क्या, इससे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। और एग्जाम में यही मैटर करता है आपको रिकॉल कितनी जल्दी आता है। तो अगर आप ये फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में वो फर्स्ट ईयर से करेंगे तो लास्ट ईयर में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा जब आप एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ेंगे। आप लोग ये करके देखना जो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर में भी होगा, थर्ड ईयर में भी होगा, लेकिन मैंने प्रोसेस जो बताया है, फर्स्ट ईयर को अपने प्रोडक्टिव 2 आवर्स देखने पड़ेंगे, कौन से मोस्ट प्रोडक्टिव 2 आवर्स है पूरे डे में, सेकेंड ईयर को 4 आवर्स देखने पड़ेंगे, और थर्ड ईयर वालों को 6 आवर्स कम से कम देखने पड़ेंगे शुरुआत से। तो एट द एंड आपको उतना बर्डन नहीं लगेगा, वो बोझ नहीं लगेगी जो भी स्टडी है एग्जाम टाइम, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉचिंग एंड थिंकिंग, ये एक प्रोसेस हो गया हमारी अप्रोच का जो डिम्स अप्रोच है। उसके बाद दूसरी अप्रोच है रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखो थिंकिंग की भी जरूरत होती है एग्जाम में, जब आप लिखते हैं तो बिना सोचे तो नहीं लिख पाते हैं, तो यहां से आपकी सोच डेवलप, थिंकिंग डेवलप हो जाएगी वॉचिंग एंड थिंकिंग से। अब राइटिंग की स्किल कैसे डेवलप होगी, आज आपने जो पढ़ा है, जो देखा है, आपने आज ही नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, ये वेग स्टेटमेंट है, ड्रास्टिक स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और किसी को रिजल्ट नहीं मिला है अभी जितने भी स्टूडेंट ने से मैंने बात की। आपने कैसे करना है, आज आपने बस इतना प्रैक्टिस करना है, वॉचिंग एंड थिंकिंग। मान लिया MWF में आप ये कर रहे हैं,
आप टीटीएस में उसी कंटेंट को जो आपने मंडे में पढ़ा है ना, क्योंकि मोस्टली लेक्चर्स के मेरे वो भी हैं, नोट्स भी हैं, तो नेक्स्ट डे में आपने करना क्या है, आपने उन नोट्स को पढ़ना है जो उस लेक्चर से रिलेटेड। आई बात समझ में? आज आपने जो पढ़ा है, आपने क्या करना है, जो आपने लेक्चर देखा है, जितना भी देखा, मान लिया 2 घंटे का नहीं देख पाए आप, आधे घंटे का देखे, 1 घंटे का देखे, उतना आपने रेसिप्रोकेट किया, उसी सेम उतने ही कंटेंट का आपने नोट्स कल पढ़ना है। अब जो आप रोड लर्निंग मैकेनिज्म यूज करते हो कि नोट्स देखा आपने लिख लिया, ऐसे नहीं करना। अब आपने अप्रोच चेंज करनी है। क्या अप्रोच चेंज करनी है? आपने जैसे आपने लेक्चर देखा था ना और उसे सोचा था, वैसे ही आपने ये नोट्स पढ़ने हैं। अब आपकी मर्जी है, आप उसे 20 मिनट पढ़ो चाहे 30 मिनट पढ़ो, लेकिन आपने ऐसे पढ़ना है कि आपने उसे लिखना है, देख के नहीं, बिना देखे। मान लिया आपने 20 मिनट ऐसे कंटेंट प्रिपेयर किया कि आपको 20 मिनट के लिए जो आपने पढ़ा है उसको समराइज करना है, 10 मिनट में समराइज करना है या लिखना है उस चीज को, तो आपने ये प्रैक्टिस अगले दिन करना। ठीक है? देखो, लेकिन मैं नोट्स बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वॉचिंग एंड थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 2 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग राइटिंग, ये फेयर में नहीं, ये रफ कॉपी में, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। आपने अगर नोट्स बनाने हैं, उसको एज इट इज लिखना है तो आप देख के लिख लो, लेकिन वो 2 आवर्स में नहीं होना चाहिए जो मैंने प्रोडक्टिव 2 आवर्स बोले हैं आप लोगों को, जिसमें आपने केवल रीडिंग एंड राइटिंग और वॉचिंग एंड थिंकिंग बोला है कि उसमें बस उसके लिए सेव है। उसमें ये नहीं है कि आप देख के और लिखे जा रहे हैं, लिखे, दैट इज नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, दैट इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर आप वो वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, वो आप दिन के किसी भी आवर्स में कर लो, उन 2 आवर्स में कर। ठीक है? ये समझ में आया? वॉचिंग एंड थिंकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग वाला कंसेप्ट समझ आया? ठीक है? अब देखो, ये हो गया आपका डिम्स लेक्चर का अप्रोच और नोट्स का अप्रोच। ठीक है? तो ये ओवरऑल चीज जो है ना, ये ओवरऑल चीज आपको एक्टिव करती है। जो मैं आप लोगों को शुरू में जो बताया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, पैसिवली वो पढ़ रहे हैं, पैसिवली देख रहे हैं लेक्चर्स को, उसकी वो जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही रिजॉल्व हो पाएगी, ऐसे ही उसका सोल्यूशन निकलेगा कि आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं, देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आपको चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए कि आप एट द एंड आप देखना उस लेक्चर से जो रिटेनिंग पावर है, आप केवल देख रहे हैं या नोट्स लिख लिया है, तब आप देखना रिटेनिंग पावर अपनी, और ये जो मैंने अप्रोच बताई है डिम्स अप्रोच, इसको अगर आपने अपनाया, उसके बाद आप देखना आपको 10 टाइम्स ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी ये करने में, ये अप्रोच अपनाने में। अब देखो, मैं इतना ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव और पैसिव स्टडी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमें किसी भी चीज को अपने अंदर सबकॉन्शियस में या रिफ्लेक्स में लाने के लिए या हैबिट बनाने के लिए हमें अपनी स्टेट को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप केवल सुन रहे हैं, तो आपको सब समझ आ रहा है, दिस इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको लगेगा समझ आ रहा है, बट दिस इज नोन एज सूडो अंडरस्टैंडिंग। आपको लग रहा है आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगर मैं पूछ दूंगा नहीं है बता पाओ, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द सूडो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपने अगर एक्टिव स्टडी की, एक्टिव स्टडी कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने अप्रोच बताई है, डिम्स अप्रोच जो बताई है मैंने, वो अप्रोच अगर आपने अपना लिया ना, तो जो आपकी रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है? क्योंकि आपकी स्टडी अब पैसिव नहीं रही, अब वो एक्टिव में कन्वर्ट हो गई है कि हाँ, इस चीज को मुझे सोचना भी है पहले से ही, जो सबकॉन्शियस है उसमें पहले से ही घुस जाएगा कि अब इसे मुझे हर 20 मिनट बाद सोचना भी है, तो वो एक्टिवली देख पाएगा, एक्टिवली फोकस कर पाएगा, तो फोकसिंग पावर हो गई। डिस्ट्रैक्शन को आपने पहले ही रिमूव कर दिया था ना, किसी सबको बोल दिया कि इस इन 2 घंटे में आप पूरे दिन चैट करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन ऐसे 2 घंटे निकाल लो जिसमें आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन है वो 0%। ठीक है? तो चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आपके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम है, चाहे आपको पढ़ने में मन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो 2 घंटे में अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपकी स्टडी में मैसिव इंप्रूवमेंट आएगी। मैसिव इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये जो चीज है, देखो हर चीज इस दुनिया में न्यूटन फर्स्ट लॉ फॉलो करती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है? अगर आप जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहें, उसी स्टेट में रहने का मतलब क्या है? अगर आप पैसिवली किसी चीज को कर रहे हैं,
तो पैसिवली जैसे वो आपके अंदर आएगी वैसी चली जाएगी। अगर आपने अपना एफर्ट नहीं दिया ना, उसमें अपनी जो इनर एफर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है, डिम्स जो मैंने फंडा बताया है, जो डिम्स स्ट्रेटेजी बताई है, वो डिम्स स्ट्रेटेजी क्या करेगी, वो आपके इमोशन को एग्रीवेट करेगी। इमोशन का कहने का मतलब क्या, एनर्जी इन मोशन। आपकी एनर्जी उसमें भी लग रही थी जो आप पैसिवली पढ़ रहे थे, लेकिन वो मोशन में नहीं थी, पैसिव थी, मतलब आप केवल सुन रहे थे, आप अपना कुछ थिंकिंग डेवलप नहीं कर रहे थे। अब आपने क्या करना, अपनी एनर्जी को मोशन में अगर आपने कर दिया ना, तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम रहता है, एक एटम रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक ऑर्बिट में, तो उसको अपने ऑर्बिट से अपने हायर ऑर्बिट में जाने के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने हायर ऑर्बिट में नहीं जाएगा। सिमिलर थिंग्स हैपन इन योर लाइफ। आपको कोई भी स्किल गेन करनी है, पैसिवली गेन हो ही नहीं पाएगी। यही तो नेचर का लॉ है। जब तक आप अपनी एनर्जी नहीं देंगे, आप अपनी एनर्जी को मोशन नहीं देंगे ना, तब तक आप अपने अपने से हायर लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लगता है आपने लेक्चर देख लिया, आपको लगता है आपने नोट्स पढ़ लिया है, लेकिन आप अभी भी उसी लूप में है। आपको वो चीजें, मतलब आप अपनी स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं उठे हैं, आप अपना एडवांस वर्जन नहीं बने हैं अभी। एडवांस वर्जन जैसे कहने का मतलब, आज कोई मोबाइल फोन है, उसका और एडवांस वर्जन आता है, उसी को मॉडिफिकेशन। आप अभी जो है, आप पढ़ने के बाद भी वही है। इसीलिए आपका वो जो जो आप पढ़ रहे हैं वो रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता है। आपसे कोई पूछता है तो याद नहीं आता, याद भी आता है 10 तरह की कंफ्यूजन रहती है, ये था भी या नहीं था। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेंगे ना, तो ओवरऑल आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो डेवलप कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मेन पर्पज मेरा था डिम्स लेक्चर शुरू करने का, कि आपकी अपनी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मेरी थिंकिंग डेवलप हुई है, लेकिन आप पैसिवली सुन रहे हो, आपकी थिंकिंग नहीं डेवलप हो रही है। वहां पे आपने थिंकिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वॉचिंग एंड थिंकिंग, वॉचिंग एंड थिंकिंग, बार बार इसी लूप में पढ़ना। डिस्ट्रैक्शन को जीरो करना है, फोकस को बढ़ाना, ठीक है। वो फोकस अपने आप बढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। तो वही मैंने कहा, आपने अपनी स्टेट चेंज कर दी, आप मोशन में आ गए, तो आपका जो एडवांस वर्जन है, आपका जो स्किल सेट है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे करते 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 आपका 360 डेज में ही, मैं ये नहीं कह रहा 3 साल में, 1 साल में ही आपका इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा जितना लोग पैसिवली 3 साल में नहीं कर पाते। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ, आई बात समझ में? तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमारा जो अप्रोच है, डिम्स अप्रोच, ये समझ आया सबको? अब उसके बाद आपने ये पूरी अप्रोच अपना ली, उसके बाद भी आप कैसे पता करेंगे चीजें आपको सही से समझ आई या अभी भी सूडो अंडरस्टैंडिंग? कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो कि आपने सब कुछ कर लिया? मैंने अभी जो जितना भी बताया, डिम्स अप्रोच जितनी भी बताई, वो भी कर लिया, अभी भी क्या पता आप सोच रहे हो आपको आ गया है, लेकिन क्या पता अभी भी सूडो अंडरस्टैंडिंग ही हो। कैसे पता करेंगे? क्लिनिकल एप्लीकेशन, वेरी गुड। और ब्रेन एक्सरसाइज करें। व्हाट इज ब्रेन एक्सरसाइज? आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, आपने थिंकिंग, वॉचिंग थिंकिंग कर लिया, रीडिंग राइटिंग कर लिया, तो अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए ना, क्योंकि ओवरऑल जो लेक्चर भी बनाए गए हैं उसी पे बेस्ड बनाए गए हैं। अगर वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मैं फर्स्ट ईयर में ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको 20 मिनट में वो लिखना आना चाहिए 10 नंबर का, आपको जितना भी टाइम लगे, लेकिन फाइनल ईयर वालों के लिए नहीं है, उनको तो कम से कम 20 मिनट में लिखना आना चाहिए। उनके लिए अलग से मैं मैराथन टास्क चलाता हूँ, 20 मिनट में कम से कम एक क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो अलग चीज है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, उनको अगर पूरा नहीं लिख पा रहे हैं वो, तो कम से कम कुछ तो उसके बेसिक पॉइंट्स, जो उसके मैंने आप लोगों को बताया था, हेडिंग हो गया, कीवर्ड्स हो गया, वो तो आने चाहिए। वो आप सोचेंगे, आप वो लिख के देखेंगे, वो अगर आपको आता है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, और नहीं आता है तो नहीं। अब कई लोग बोलते हैं अरे अभी से क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन लगाना का क्या मतलब है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप आईसीक्यू क्वेश्चन लगाओ, कोई भी एमसीक्यू लगाओ, वो एमसीक्यू अगर आपका बन रहा है मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, नहीं बन रहा है इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। इसीलिए मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप बीच बीच में आपके एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहो। आप बीच बीच में, जैसे आईसीयू एग्जाम हो गया, ये तो अच्छा है, आईसीयू वालों ने लिबर्टी दी हुई है कि आप पीजी करते करते भी आप आईसीयू एग्जाम दे सकते हैं। तो आप उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आईसीयू एग्जाम की तैयारी करेंगे,
तो आपने ये जो डिम्स लेक्चर का पढ़ा है वो आप एनालाइज भी कर सकते हैं, वो आपको समझ आया है नहीं। और जो नहीं देना चाहते, कोई कंपल्सन नहीं है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा ले, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें कि हाँ वो आपको अगर आता है तो लिख पाएंगे, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आई थी चीज। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा कि आपने ये ब्रेन एक्सरसाइज करनी है। तो इस ब्रेन एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि चीजें आपको एक्चुअल में समझ आई हैं या फिर सुपरफिशियल लेवल पे बस आपने उसे सोच लिया है, लेकिन अंदर डीप में सबकॉन्शियस में नहीं। आई बात समझ में? ये तो हो गया ब्रेन एक्सरसाइज वाला पार्ट, ये हो गया थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन एक जो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम। अब ये जो डायग्राम प्रैक्टिस है, ये डायग्राम प्रैक्टिस भी आप लोगों ने, मैंने एक और रूल बताया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर रेटिना का लिया था 4-2-1 रूल। आपने डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करनी है 4 मिनट में, आपने टेबल्स को बनाने की, लिखने की प्रैक्टिस करनी है 2 मिनट में, फ्लो चार्ट को बनाने की प्रैक्टिस करनी है 1। ठीक है, आप फ्लो चार्ट और वो आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन डायग्राम को पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनाने की प्रैक्टिस करनी आपने अभी से शुरू करनी है, चाहे आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि एक तरफ एक पन्ना मैंने पूरा भर दिया है और आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखो कितना अच्छा मैंने लिखा है, कितनी अच्छी मेरी राइटिंग है। दूसरी तरफ उसमें जो भी मैंने लिखा है वो उसका मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। आप क्या देखना पसंद करते हैं? डायग्राम। सीधी सीधी बात है। तो इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि एग्जामिनर भी वही पसंद करेगा? अगर आपने कुछ भर दिया है पन्ना तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसे पढ़ने में, क्योंकि पहले से ही उसके पास इतनी कॉपियां रहती हैं, कितना पढ़ेगा। अगर आपने वो जो वहां पे लिखा है उसका एक कोई डायग्राम आपने बना दिया, उसमें जो भी कीवर्ड है वो लेबल कर दिए, एग्जामिनर वो देखते ही आपको नंबर दे देगा, पढ़ेगा भी नहीं जो आपने लिखा है। आप खुद एग्जामिनर होंगे, आप नहीं पढ़ेंगे अगर आपको डायग्राम मिल जाए तो। आप लोग खुद ही बता रहे हैं कि हाँ डायग्राम प्रीफर करोगे, अगर आपको लिखा हुआ मिले, डायग्राम मिले, डायग्राम प्रीफर करोगे, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, तो इसीलिए डायग्राम प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखो, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि डायग्राम प्रैक्टिस जरूरी है। अब मैं बार बार जैसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर से क्यों जरूरी हो गया डायग्राम प्रैक्टिस? लास्ट ईयर में कर लेंगे, लास्ट ईयर में कर तो लोगे, लेकिन मैंने बताया 4 मिनट में जो बनना चाहिए ना डायग्राम, वो नहीं कर। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लास्ट ईयर वाले को का 4 मिनट में नहीं बनेगा, उन्होंने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करी। जैसे फर्स्ट ईयर वाला एक बार प्रैक्टिस कर रहा है तो लास्ट ईयर वाले को वही 3 बार करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर वाला एक बार भी कर रहा है तो लास्ट ईयर तक 3 बार रिवाइज हो जाएगा उसका, तो वो जल्दी बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही डायग्राम कई बार बनाओ, जैसे कभी टाइम नहीं मिलता या कभी कुछ क्रिएटिव करना होता है तो उसी डायग्राम की प्रैक्टिस करो कि नहीं आज कुछ क्रिएटिव करते हैं। ओपीडी में जैसे कई लोगों का हेक्टिक डे होता है पूरा, लेकिन उसमें अगर आपको 5-10 मिनट भी मिल रहा है ना, तो कोई डायग्राम इमेजिन करो और उसको बनाने की प्रैक्टिस करो। तो ये अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसके लिए भी रूल है, फर्स्ट ईयर वाले को एक डायग्राम की कम से कम रोज डेली प्रैक्टिस करनी, कम से कम एक। सेकंड ईयर वाले को कम से कम 2 डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है रोज डेली, और जो एग्जाम गोइंग है उसको 3 डायग्राम। ठीक है, उसको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डायग्राम करेगा तभी उसकी बार बार प्रैक्टिस होगी, और बार बार प्रैक्टिस हुई तभी वो 4 मिनट में बनाने का प्रयास कर पाएगा, और उतना हैबिट 4 मिनट में बनाने की तभी पड़ेगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें भी 3-2-1 रूल है। 3 मिनट में 3 बार लास्ट ईयर एग्जाम गोइंग ने, 2 बार सेकंड ईयर ने, और 1 बार कम से कम एक डायग्राम की डेली प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट ईयर। ठीक है, और इट्स नॉट अ बिग टास्क। आप प्रैक्टिस करेंगे ना 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, उसके बाद आप रिफ्लेक्स में आ जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे बनानी है, ये चीज, और मजा भी आएगा चीजों को। क्रिएटिविटी अगर आप डेवलप करेंगे ना तो वो चीज करने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये है बेस्ट वे टू स्टडी द। ये इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये बेस्ट वे आपको पता है कि हाँ these all are the best way to study the ophthalmology, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम अभी भी बची हुई है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। कई बार हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है कि हाँ पढ़ना है। कई लोग लास्ट ईयर में जो है एग्जाम गोइंग जो है, उनको तो बस पास होने के लिए पढ़ना है, और जो फर्स्ट सेकंड है तो उनको कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई बोलता है तो पढ़ना है, कोई बोल नहीं रहा है तो पढ़ते नहीं है। तो मतलब हमारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, हमारे अंदर से नहीं आता नहीं पढ़े।
अच्छा लगेगा पढ़ के। तो उसके लिए फन वे ऑफ लर्निंग जो है वो मैं आप लोगों को, लास्ट हमारा पॉइंट है इसका, कैसे आपने चीजों को जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसको फन वे में पढ़ सकते हैं, ताकि आपको दोबारा मन करे कि नहीं यार ये चीज पढ़ते हैं मजा आ रहा, ऐसे चाहते हैं ना आप लोग। तो अब देखो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने सबसे पहले रटना बंद करना पड़ेगा। आपने रटना नहीं है, या तो चीजों को समझना है या फिर उसको इमेजिन करना। चीजें जब आप इमेजिन करेंगे और समझेंगे, देखो मैंने आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन बताया था, क्यों होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि चीजें आप रटते हैं, मजा आता है नहीं, फिर आप सोचते हैं बाद में करें। रटने में किसी को मजा नहीं आता कि हाँ जबरदस्ती दिमाग में घूस रहे हैं, इसका मतलब ये है जबरदस्ती आप दिमाग में उसे पुट करना चाह रहे, दिमाग लेना नहीं चाह रहे, दिमाग रिसेप्टिव नहीं। अब होता क्या है, जब आप चीजों को समझते हैं ना, तो आपने, मैंने बताया रटना नहीं, या तो समझना है या उसको इमेजिन करना। कोई आप पढ़ भी रहे हैं या फिर आप लेक्चर देख रहे हैं, तो वो जो बता रहे हैं उसमें या तो उसे समझो या फिर उसे इमेजिन करो बैक ऑफ द माइंड में कि ये स्टोरी चल रही है, यहाँ पे ये डायबिटिक माइल्ड वाला ऐसा है, मॉडरेट वाला ऐसे, दिमाग में पिक्चर को इमेजिन करो ना कि हाँ छोटे छोटे डॉट ब्लॉट हेमरेज मिल रहे हैं, कॉटन बुल स्पॉट मिल रहे हैं। तो या तो आपने समझना है या फिर आपने इमेजिन करना, ये दो चीजें अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो थोड़ा इंप्रूव होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और मैं डिम्स फंडा आप लोगों को बता रहा हूं, जिसको आपने अपना लिया तो आपकी जो लर्निंग है वो उसमें मजा आने लगेगा, आपको पढ़ने का मन करने लगेगा। वो डिम्स फंडा क्या है, वो डिम्स निमोनिक क्या है, दैट इज SIR सर। व्हाट इज SIR सर? सर में एस जो है दैट इज द सेंसरी अप्रोच। ठीक है, अब देखो एस है सेंसरी अप्रोच, आई है इमेजिनेशन और आर है रिवीजन। ये तीन चीजें जो है ना, ये आपकी जो स्टडी का जो बोरियत है, बोरिंगनेस है, उसको फन वे में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? देखो हमारे जो सेंसरी अप्रोच है ये कहां से आई है, सेंसरी अप्रोच मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका बेसिक लेवल बताता हूँ। ये आपने समझ लिया तो एकदम से आपकी जो बोरियत है पढ़ाई को लेकर वो खत्म हो जाएगी। जो हमारी मेमोरी होती है वो अधिक मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं दो टाइप की होती है, दैट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लेकिन उस शॉर्ट टर्म से भी पहले की एक मेमोरी होती है, दैट इज द सेंसरी मेमोरी। आप लोग सर्च करना गूगल पे कितने टाइप की मेमोरी होती हैं, तो पहली जो वेरी शॉर्ट टर्म है ना वो होती है सेंसरी मेमोरी। वो कब तक रहती है, वो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स तक रहती है। ठीक है, मतलब आपने जो सेंस किया उसकी फीलिंग कुछ आवर्स तक रहती है। आप किसी भी चीज में देख लो, केवल पढ़ाई में नहीं, आप कोई भी बैडमिंटन खेल रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपने अच्छा फील किया तो वो कुछ आवर्स तक रहेगी, कुछ मिनट से लेके कुछ मिनट के तक रहती है। लेकिन कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक की जो मेमोरी रहती है दैट इज द सेंसरी मेमोरी। उसके बाद कुछ आवर्स से लेके कुछ वीक्स तक जो मेमोरी रहती है दैट इज शॉर्ट टर्म, और कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक जो रहती है दैट इज लॉन्ग टर्म। हमें करना क्या है, इन तीनों पे वर्क करना। अगर हमें चीजों को एक अच्छे वे में, एक फन वे में अगर पढ़ना है, हमें तीनों पे वर्क करना पड़ेगा। पहला तो सेंसरी मेमोरी, जो आपकी सेंसरी मेमोरी है वो मैंने पहली जो अप्रोच है दैट इज द सेंसरी अप्रोच। अब कैसे आपने ये सेंसरी अप्रोच अपनानी है फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म सेंसरी मेमोरी के लिए? सेंसरी मेमोरी क्या है इसे समझना पड़ेगा। सेंसरी मेमोरी ये है कि जो भी आप अपने दिमाग में, जो भी इनपुट है, दिमाग में नहीं, जो भी आपके ब्रेन में या आपकी बॉडी में इनपुट है, वो आप कितने सेंसेस यूज कर रहे हैं उस इनपुट को अंदर ले जाते हैं। अब होता क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट का रहता है कोई सेंसेस ही नहीं, पढ़ रहे हैं हाँ ठीक है, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, पढ़ते बस जा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ते बस जा रहे हैं, कोई सेंसेस ही इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहला सेंस तो आप यही इन्वॉल्व, उसे इमेजिन कर सकते हो। दूसरा सेंस ये हो गया कि आप उससे कोरिलेट कर सकते हो, आप उसको, कोई भी ओपीडी में पेशेंट आ सकता है, ऐसा कोई इमरजेंसी आ सकती है, मतलब किसी भी टाइप का एक ऐसा इमेजिनेशन, कोई एक ऐसी कहानी जो आपके ब्रेन में एक सेंसेशन डेवलप करा दे। जैसे हमारे सेंसरी जो इनपुट होते हैं, अब ये नहीं है आपने इमेजिन ही बस करना है, सेंसरी इनपुट आपके कान होते हैं, आंखें होती हैं, जो भी सेंसरी आपको पता है सेंसेशन कहाँ कहाँ से जा सकती है। अगर आपको नहीं लग रहा है उस चीज में कि हाँ यार बोरिंग लग रही है चीज, सेंसेशन डेवलप हो ही नहीं रही है, आप उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई उससे रिलेटेड ऐसा सेंसरी चीज देख लो जो आपके दिमाग के सेंसेशन को ट्रिगर कर दे।
अब जब वो ट्रिगर हो गया ना, इसे वो हम बोलते हैं प्री क्लास अप्रोच, प्री क्लास वर्कअप। जैसे हम प्री ऑफ वर्कअप करते हैं ना, ऐसी प्री क्लास वर्कअप है। जैसे मान लिया डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ रहे हो आप, तो अब शुरुआत से शुरू कर देते हो। पहले अपने दिमाग को क्यूरियस तो बनाओ, पहले अपने दिमाग में सेंसरी रिसेप्टर तो क्रिएट करो, ताकि वो सेंसेशन आए तो सही से उस रिसेप्टर पे काम कर सके। तो वो कैसे होगा, वो सेंसरी मेमोरी कैसे डेवलप होगी? आप लोगों ने क्या करना है, उससे रिलेटेड नेट पे कुछ थोड़ा सा सर्च कर लो, उससे रिलेटेड कोई मसाला सर्च करो। कहने का मतलब ये है, लोग एक पर्टिकुलर कहानी में इतना मसाला डाल देते हैं, मूवी बना देते हैं, वही मूवी आपको अच्छी लगने लगती है। हैं? आपने बस वही चेंज करना है। आपको मूवी अगर आपसे बोला जाए वो पढ़ो, तो आपको पढ़ने में इतना मजा नहीं आएगा जितना मूवी देखने में आएगा। वो मूवी है क्या एक्चुअल में, बता, इमेजिनेशन नहीं है तो क्या है? क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? नहीं, वो एक टाइप का इमेजिनेशन ही है कि हाँ गाड़ी ऐसे उड़ी और गिरी और ये आग लग गई। व्हाट इज दिस? दिस इज इमेजिनेशन ओनली। तो इसी टाइप का कुछ इमेज, कुछ सेंसेशन अपने दिमाग में डेवलप करना है। वो आपको पढ़ के आता है तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ वीडियोज रहती हैं, आप उससे उसको किसी चीज से टैग कर सकते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर डिसीज है आएगी, क्या वो किसी हीरो को है या किसी को भी पूरी दुनिया में कोई फेमस इंसान को है या नहीं है? या यूट्यूब पे उसकी कोई मसाला कोई वीडियो मिल सकती है आपको या नहीं मिल सकती है? तो वो छोटी सी क्लिप देख लो, आप नहीं दिख रही है तो आप एनिमेशन देख लो उसका, और हर चीज का एनिमेशन इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है उससे रिलेटेड मसाला, तो यू कैन कॉल मी, आई विल प्रोवाइड यू द मसाला ऑफ दैट टॉपिक। कि आप इस चीज को ऐसे सोचो, अगर ऐसे सोचते हो ना, तो आपका दिमाग जो है वो आपका ब्रेन वर्क करने लगे, फिर रिसेप्टर डेवलप हो जाते हैं आपके ब्रेन। अब आप पढ़ोगे ना, आप लेक्चर देखोगे, तो वो बोरियत नहीं रहेगी। लेक्चर होता क्या है, जब आप लेक्चर देखते हैं, आपको 15 मिनट तो बहुत अच्छे लगता है, आधा घंटा बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे 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 आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, बोरिंग होने लगता है। 2 घंटे तक आते आते तो परास्त हो जाता है, अरे यार अब तो हो गया, बस बहुत हो गया। तो आपने करना क्या है, एक तो जो मैंने अप्रोच बताई है वॉचिंग एंड थिंकिंग, उससे भी पहले प्री वीडियो वर्कअप जो मैंने बताया है, कि थोड़ा बहुत सेंसरी अप्रोच करने के लिए आपको थोड़ी बहुत सेंसेशन, उसके अराउंड कुछ कहानी बनानी होगी, कुछ उससे रिलेटेड मसाला ढूंढना होगा। ठीक है, इंटरनेट पे या यूट्यूब पे जहां पे भी आपको मिल सकता है। तो ये तो पहली अप्रोच हो गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है पहली अप्रोच में, सेंसरी अप्रोच में? दूसरी SIR, आई से इमेजिन। अब इमेजिनेशन वर्ल्ड ही चल रहा है आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है, दिस इज ओनली द इमेजिनेशन ऑफ प्रीवियस, जो प्रीवियस के लोगों की जो इमेजिनेशन थी कि ऐसे होगा, मोबाइल में ऐसे चलेगा, AI आजकल आ गया जो सब कुछ कर रहा है, वो प्रीवियस इमेजिनेशन ही तो था। आपको अगर कोई भी चीज अगर मैं बोलूं कि आप पढ़ लो और उसे रेसिप्रोकेट करना है आपको, तो केवल पढ़ के आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, केवल पढ़ के आप एरोप्लेन नहीं चला सकते, केवल पढ़ के आप स्विमिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको तैरने जाना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा उसके लिए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर अब मुझे कार्सिनोमा अगर रेटिनोब्लास्टोमा पढ़ना है, तो मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहा, तो कैसे करूं? अरे भाई, नहीं मिल रहा है पेशेंट, इमेजिनेशन करो। इमेजिन करने के लिए कोई टैक्स लग रहा है? इतनी मूवी बनी है, इतनी सब कुछ चीजें बनी है, वो इमेजिनेशन के बेस पे तो बनी है, किसी ने इमेजिन की है उस चीज को, तभी तो बनाया है। आपके इमेजिनेशन करने से क्या जाता है? कुछ ज्यादा इमेजिनेशन उस चीज को इमेजिन करने में, तो आप उस चीज को इमेजिन करो ना। नहीं हो रहा है तो वीडियो देख लो उसकी, एन नंबर ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा की वीडियोस मिल जाएंगी कि ऐसा पेशेंट आता है, ऐसे अप्रोच होता है, ऐसे सर्जरी होती है, देखने में क्या दिक्कत जा रहा है? आप छोटी छोटी क्लिप देख लो उसको। तो वो इमेजिनेशन जब तक डेवलप नहीं होगा ना, तब तक आपके अंदर से इंटरेस्ट नहीं जागेगा कि नहीं ये चीज पढ़नी है। और जैसे ही इमेजिनेशन डेवलप हो गया ना, वैसे ही अगर आप ऐसे हो गया, तो वो जो चीज है जो आपने सेंसरी अप्रोच अपनाई थी ना, जिसे पढ़ने से आपको सेंसेशन डेवलप हुई है, और वो सेंसेशन में आपने किया क्या, इमेजिनेशन और ऐड कर दिया, तो अब आप जब भी दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आप बोरियत नहीं फील होगी। आप सच 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 बताओ, जब आप चीजों को दोबारा पढ़ते हैं तो बोरिंग लगता है कि नहीं लगता? कि हाँ ये चीज पढ़ रहा हूँ, अरे यार अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी, भूल गए अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने
आपको ये लगे अरे वो चीज पढ़नी है, वाह क्या अच्छा, वो उसमें मजा आएगा पढ़ने। जैसे आपने सेंसरी अप्रोच अपना ली ना कि हाँ सेंसेशन डेवलप हो रहा है वो पढ़ के, और आपने इमेजिन कर लिया ना, तो आपको दोबारा रिवाइज करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहोगे जल्दी से जल्दी मैं रिवाइज करूं, ताकि वो सेंसेशन दोबारा से लाना चाहोगे। दैट इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज द। और रिवीजन जो है मैंने शुरुआत में बोला था, रिवीजन इज इक्वल टू रिकॉल वैल्यू। जितना रिवीजन होगा उतना रिकॉल बढ़ेगा, जितना रिवीजन होगा उतना रिकॉल। तो जितनी बार आप उस चीज को गो थ्रू होगे, रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और एग्जाम क्या है, आपकी रिकॉल वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हाँ आपको जितना ज्यादा रिकॉल होगा उतना ज्यादा लिख पाओगे। जैसे हमारी एचओडी ने ही बोला था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो सब कुछ लिख देते हैं एक ही क्वेश्चन। सब कुछ लिखने का मतलब ये है डिटेल में नहीं, लेकिन हर चीज का कुछ कुछ पॉइंट, लेकिन उनको याद तो आ रहा है ना, रिकॉल तो हो रहा है ना वो, और रिकॉल हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो यही बड़ी बात है। आपको 20 मिनट में आपको उसके सारे पॉइंट्स रिकॉल हो रहे हैं, यही बड़ी बात है। और वो तभी होगा जब आप क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे करना है रिवीजन, इसकी मैं अलग से क्लास लूंगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, देखो क्यों रिवाइज करना जरूरी होता है, ये अगर आप समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा रिवीजन करना क्यों जरूरी होता है। जैसे आपने आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, तो हमारे ब्रेन की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी कहने का मतलब मान लिया एक एक महीने तक की कैपेसिटी है उसको रिटेन करने की, किसी की कम होती है, किसी की और ज्यादा होती है। तो अब उससे ज्यादा अगर कोई दिमाग में भरने की कोशिश करेगा ना, तो पहले वाला निकलेगा तभी आगे आए, अदरवाइज आएगा ही नहीं। ये डालोगे जाएगा ही नहीं, जब तक ये निकलेगा नहीं। तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस सेट है हमारे ब्रेन कि पहले वाला जब जाएगा तभी दूसरा अगले वाला आएगा। क्योंकि ब्रेन की किसी भी पेन ड्राइव की, किसी भी हार्ड ड्राइव के साथ भी तो ऐसी होता है कि अगर पूरा फुल हो गया है तो आपको कुछ निकालना पड़ेगा तभी तो कुछ आएगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए अब जो निकला है हमारे ब्रेन में, वो हमारा जो बेनिफिशियल चीज है वो भी निकलेगी, जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी निकल जाएगा, जो नहीं है वो भी निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है, रिवीजन करके जो जो फेड हो गया है हमारा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला, उसको दोबारा से हमें डार्क कर, बार बार रिवीजन करेंगे तो बार बार वो डार्क होते जाएगा, बार बार डार्क होते जाएगा। तो वही चीज रिकॉल वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। फिर कोई पूछेगा तो आपको रिकॉल वैल्यू वहीं पे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसी चीज को आप बार बार रिवाइज अगर कर रहे हो तो रिकॉल वैल्यू आपकी वो बढ़ जाएगी। नॉट ओनली इन द क्लिनिक्स में, आपको आपसे अगर कोई पूछता है तो एकदम से जवाब आएगा, बल्कि एग्जाम में भी अलग से जवाब आएगा और जल्दी जल्दी रिकॉल हो। आई बात समझ में? दिस इज द फन वे ऑफ लर्निंग।